अभी मैं मुंगेर में हूँ और मुंगेर के यातायात डीएसपी प्रभात रंजन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आज इनसे मिलने आए हैं और इनके बारे में जानते हैं कि ये पद तक ये कैसे पहुंचे। तो प्रभात सर हमारे पेज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। प्रभात सर आपका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी देखते हैं कि रोड पे पब्लिक को सेवा करते हुए वायरल होता है। जी जी। ये आइडिया कहाँ से आपके पास आया कि डीएसपी पद पे रहते हुए हम लोगों की सेवा करें? नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, पुलिस पदाधिकारी की ड्यूटी है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों के साथ जुड़ें और समाज के बीच जाकर अपनी बात रखें, उससे कनेक्ट बढ़ाएं। लेकिन काफी सारे पुलिस पदाधिकारियों को देखा जाता है कि वो अपने पद पे रहते हुए इतना एटीट्यूड में रहते हैं कि उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसी जगह पे आपको देखा जाता है कि आप पब्लिक से बहुत जुड़े हुए रहते हैं। मुझे पब्लिक से जुड़कर कार्य करने में काफी खुशी मिलती है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ और गांव में जैसे मैं लोगों से जुड़कर रहता था वैसे ही अपने कार्यस्थल पे भी जुड़कर रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे पहले बातचीत हुई थी, उसमें आपने बताया था कि आप पिछले 8-10 सालों में या 20 सालों में 5 नौकरियां छोड़ के डीएसपी पद को अब ज्वाइन किए। जी, ये सरकारी चौथी और प्राइवेट एक प्रिंसिपल। मतलब आपने सरकारी नौकरी 4 को छोड़ करके ये चौथा नंबर पे डीएसपी पद को ज्वाइन किया। चौथा नंबर। अच्छा, पहला नौकरी आपने किस पद पे किया? वायुसेना में था। आप वायुसेना में थे? जी जी। आपसे जब बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि कारगिल युद्ध जब हुई थी अपने भारत में, उसमें आपका योगदान रहा था। जी, उस समय मैं बेंगलुरु से प्रशिक्षण कर आगरा पोस्टेड हुआ था और छुट्टी जस्ट आने ही वाला था कि कारगिल वार शुरू हुआ 1999 में और उसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य भी मिला। उस समय तो काफी गर्व का पल होगा आपके लिए कि जब आपने फर्स्ट नौकरी ज्वाइन किया था और उसके बाद आपको कारगिल युद्ध में भेजा गया होगा। जी, काफी रोमांचक पल था और खुशी की बात है कि हम लोगों ने उसमें विजय भी प्राप्त की थी। विजय भी प्राप्त किए थे? भारत उसमें पाकिस्तान से जीता भी था कारगिल। अच्छा, उस समय कितना उम्र रहा होगा आप लोग का? उस समय मेरी उम्र 22-23 साल रही होगी। मात्र 22-23 साल की उम्र में आपने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था। जी। अच्छा, उसके बाद सेकेंड नौकरी क्या थी आपकी? सेकेंड नौकरी फिर मैं एक माउंट कार्मेल इंग्लिश हाई स्कूल पूर्णिया में है, उसमें प्रिंसिपल रहा। प्रिंसिपल भी, मतलब प्राइवेट स्कूल का आप प्रिंसिपल भी रहे थे? जी, 2 साल वहाँ काम किया। हाँ, उसके बाद तीसरा नौकरी? फिर मैं सरकारी विद्यालय में टीईटी टीचर भी बना। सरकारी विद्यालय में टीईटी टीचर का नौकरी आपने कितने दिन तक लगातार किया था? 16 माह का। मात्र 16 महीना आपने करके छोड़ दिया? जी जी। यहाँ तो देखा जाता है कि लोग से एक एग्जाम नहीं निकलते हैं, लेकिन आपके बारे में जब हमने जाना तो पता चल रहा है कि आप 4-4 एग्जाम को 4-4 नौकरियां करके और लास्ट में ये डीएसपी पद को ज्वाइन किए। जी जी। अच्छा, कैसे बच्चा पढ़ेंगे कि उनसे हर एक एग्जाम निकल पाएगा? बच्चों को किताब से, बुक से दोस्ती बढ़ानी होगी, यूट्यूब वगैरह पे देखने से बचना होगा। बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी किताबें जितने भी उनके कोर्स के हैं सारे किताबों को अपने लाइब्रेरी में जमा करें और उनको दिन रात पढ़ें, समझने का प्रयास न करें, न याद करने का प्रयास करें, बस पढ़ते जाएं। लेकिन आजकल लगभग बच्चों में देखा जा रहा है कि जितना भी बच्चे वो ऑनलाइन क्लास खरीद करके और टाइम वेस्ट मोबाइल के पीछे, सोशल मीडिया के पीछे, यूट्यूब फेसबुक पे अपना दिमाग लगा रहे हैं। बिल्कुल, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, चूंकि बच्चे देखा देखी ही। आपने कहा कि बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी जाकर के वहाँ किताब नहीं पढ़ते, ऑनलाइन क्लास खरीद करके पढ़ते हैं। जी जी। बच्चे जो है लाइब्रेरी, उसको लाइब्रेरी नहीं कहना चाहिए, उसे स्टडी रूम कहना चाहिए। वहाँ थोड़ा सुविधाएं होती है, शांति होती है, एसी वगैरह लगा होता है तो वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन लाइब्रेरी अलग चीज है। लाइब्रेरी वो चीज है जहाँ पुस्तक से भरा रैक हो और फिर उसके बीच में पढ़ने का स्थान हो, उसे लाइब्रेरी हम कहते हैं। लेकिन आजकल तो जितने बच्चे वो लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, ऑनलाइन क्लास खरीद करके वहाँ लैपटॉप कंप्यूटर लगा करके अपना देखते हैं, बुक को पढ़ते कहाँ है? बुक पढ़े बगैर तो होगा ही नहीं, और आज भी जिनका रिजल्ट हो रहा है बुक पढ़ने से ही हो रहा है। वो सारे कोर्स सप्लीमेंट्री हैं, सहायक हैं, थोड़ी देर के लिए आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप तब तक नहीं पास करेंगे कोई बड़ा एग्जाम जब तक आप काफी किताबें नहीं पढ़ते हैं। आपके घर में पुस्तकों का भंडार, अर्थात आपके घर में एक लाइब्रेरी छोटी सी होनी चाहिए जिसमें कम से कम 30-40 किताबें होनी चाहिए। जब आपसे पहले बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि हमें किताब पढ़ने की नशा थी, जैसे लोगों के पास कोई चीज का नशा हो जाता है, अम्ल हो जाता है, उसी प्रकार से नशा थी मेरे पास। ये नशा कैसे लगा था आपको? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? क्योंकि मेरे पिताजी बचपन से मुझे बालहंस, चंपक, नंदन वगैरह क्लास 2-3 से ही दिया करते थे, तो मुझे कहानी स्टोरी बुक पढ़ने का काफी चस्का लगा हुआ था। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो वो पतले किताब तुरंत खत्म हो जाते थे। फिर मैं लाइब्रेरी वगैरह से, सरकारी स्कूल के जो लाइब्रेरी होते हैं, और बड़े पापा मेरे टीचर थे, उनके पास से मुझे किताबें मिलने लगी और मैंने इस दौरान सारे उपन्यास प्रेमचंद के जितने भी होते सारे उपन्यास आपने पढ़ लिए? उसमें कौन-कौन से उपन्यास थे? प्रेमचंद के लगभग सारे उपन्यास पढ़ लिए थे। कर्बला, सेवा सदन, निर्मला,
सबसे उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, उसको भी मैंने पूरा पढ़ा। उसके बाद आपने बताया था एक बात कि जब सारे उपन्यास सारे बुक जब खत्म हो गए थे सरकारी स्कूल से, तो आपके बड़े पापा बोले थे कि यहाँ रामचरितमानस रखा हुआ, ये भी ले जाइए और ये भी पढ़िए। जी, बड़े पापा से बोला कि अब अगली किताब दीजिए, तो उन्होंने कहा कि अब तो जो भी मेरे पास था तुम पढ़ चुका है, रामचरितमानस बचा हुआ है, लेते जाओ। मतलब उनके पास लास्ट रामचरितमानस बचा हुआ था जो आपने ला करके उसको भी पढ़ लिया। जी, रामचरितमानस के दोहा और चौपाई के बीच जो हिंदी में होता है, मैं उसे पूरा पढ़ गया। अच्छा, अभी डीएसपी पद पे आप हैं, यातायात पुलिस है, रोड पे जो देखते हैं कि एक्सीडेंट का समस्या प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहा है। ऑनलाइन आप वीडियो देखते होंगे कि राइडर सब कोई चढ़ के चलाते हैं, कोई विदाउट हेलमेट चलाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस उन्हें यही कहना चाहूँगा कि बस जब तक एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तभी तक आपका ये स्टंट और या लहरिया कट चल रहा है। जिस दिन एक छोटी-सी मिस्टेक होगी, आप इस धरती से विदा हो जाएँगे। इसलिए सड़क खेलने का मैदान नहीं है, सड़क एन्जॉय करने का जगह नहीं है, सड़क खतरों से भरा हुआ है। ये मानकर चलें, जब भी सड़क पे जाएँ, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और होशो-हवास में वाहन। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा लड़का मिला है जो स्टंट करते हुए सामने पकड़ा गया हो? सामने तो कोई ऐसा नहीं पकड़ाया है, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह में इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे किसी का अच्छा, वीडियो देख के किसी का चालान किए हैं कि नहीं अभी तक? जी, वीडियो देखकर मतलब वीडियो देख के भी चालान किया जा सकता है? वीडियो देख के फिर वो एविडेंस हो गया, हाँ। वो तो एक पक्का सबूत हो गया कि आप ऐसा कर रहे थे, तो चालान किया गया है। वीडियो देख के मतलब चालान किए थे। अगर मान लीजिए कोई स्टंटबाज जो होता है, लड़का होता है, उसका उम्र अगर 18 साल 20 साल से कम हो, तो फिर उसके साथ क्या करेंगे अगर पकड़ा जाता है तो? ये 18 साल से कम है तो वो नाबालिग हुआ, और ऐसे नाबालिग वाहन चालकों पर 25,000 रुपये फाइन का प्रावधान है, जुर्माने का 25,000 रुपया फाइन देना पड़ेगा उनको। 25,000 रुपये उनके पेरेंट्स को देना पड़ेगा। हम्म। और पेरेंट्स में किसी एक को यदि कोर्ट से बेल भी लेना पड़ सकता है, जेल भी जानी पड़ सकती है यदि बेल नहीं मिला, और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल होगा उस बच्चे का। मतलब जो बच्चे नाबालिग होंगे और बाइक पे अगर स्टंटबाजी करते हुए पकड़े जाते हैं, उनके माता या पिता को, एक आदमी को जेल भी जाना पड़ सकता है पड़ सकता है ऐसा। और 25,000 रुपया का जुर्माना भी देना जी पड़ेगा। जी, यदि वो 18 साल से कम है। 18 साल से ज्यादा है तो फिर उस पे खतरनाक रूप से वाहन चलाने का जुर्माना लगेगा। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।